अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए जो लोग DHA कोयटा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इससे पहले मैंने DHA कोयटा की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इन अ सीरीज़ बनाई हैं, लेकिन एक पिछली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वो वीडियो फिर मैंने डिलीट कर दी। उसमें बेसिकली मैं आपको पहले तो वीडियो का टाइटल बताता हूँ। वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि मैं DHA कोयटा की डे फर्स्ट से जो वीडियोस बनाता आ रहा हूँ उसमें मैंने DHA कोयटा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और बहुत ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दी है और DHA कोयटा के पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताया कि क्यों DHA कोयटा एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में लोगों की फ़ाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम है और फाइनेंशियल एजुकेशन डिलीवर करने वाले भी लोग बहुत कम हैं। आपने मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जो सिर्फ आपको DHA कोयटा या DHA मुल्तान या DHA गुजरांवाला कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें वो डील करते हैं उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ बताते हैं और ज़ाहिर बात है मैक्सिमम लोग वही सुनना चाहते हैं क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें और यूट्यूब सर्च वही बंदा करता है जिसकी वहाँ पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होती है और उस इन्वेस्टमेंट के बरक्स वो यूट्यूब पे वो सर्च इंजन में जाता है और सर्च करता है और अपने प्लॉट के मुताबिक अब ज़ाहिर बात है वो सुनना ही ये चाहता है कि DHA कोयटा एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फ्रॉम द पास्ट वीक या पास्ट 2 to 3 डेज़ DHA कोयटा में दो किस्म की पार्टीज़ हैं। एक बेसिकली वो पार्टी है जो कहती है कि DHA कोयटा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि मेरे से ही उन्होंने सुना है या थोड़ा बहुत उनके पास थोड़ी बहुत कोयटा की मेरे ख्याल में इकोनॉमिक एजुकेशन थोड़ी बहुत कहीं और से भी आई होगी। लेकिन मैक्सिमम DHA कोयटा पे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो मैंने लोगों को उसके बारे में समझाया है कि वाई DHA कोयटा इज़ वर्थ योर इन्वेस्टमेंट। और आज से अगर 1 साल पहले आप जाएँ या 7-8 महीने पहले जाएँ जब मैंने DHA कोयटा की पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कोयटा की मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे या इससे पहले देख चुके हैं या कोयटा को फॉलो करते हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि कोयटा की पॉपुलेशन क्या है। ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स, ये सारे के सारे फंडामेंटल्स कोयटा को लेके और फिर उसके अंदर DHA कोयटा को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर मैंने उसको कंपेयर किया। DHA कोयटा इज़ एन इनकम्पेरेबल, लेकिन फिर भी मैंने उसे कंपेयर करके आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट की सूरत हाल है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट की सूरत हाल है और इसकी वजह से DHA कोयटा में मार्केट रेट्स यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। उसमें से कुछ प्रेडिक्शन ज़ाहिर बात है गलत हुई क्योंकि प्रेडिक्शंस आप एक मेयर असेसमेंट होती है, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अब जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की उसका टाइटल पहले आप लोग देख लें, ये चेक करें। ये इसमें साफ साफ अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है कि DHA कोयटा पेशावर डीलर्स वॉइस नोट, मार्केट गोइंग टू क्रैश, आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मीन्स इट इज़ अ क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट डू यू गाइस थिंक। अब ये वीडियो अपलोड करने के बाद पाकिस्तानी चढ़ गए मेरे ऊपर। पाकिस्तानी उस तरह ही चढ़े जिस तरह हलीमा सुल्तान पे और अरतुगरुल की पिक्चर्स देखने के बाद चढ़े थे उनके ऊपर। उन्होंने कमेंट्स में मुझे ही सिखाना शुरू कर दिया कि नहीं कोयटा इज़ फार बेटर देन आई थिंक और कोयटा में तो ये हो गया वो हो गया और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और मेरी क्रेडिबिलिटी ही ख़त्म कर दी कि भाई ये बंदा जो कोई बात कर रहा है। और इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि ये उस बंदे का वॉइस नोट है और आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मार्केट वाकई क्रैश होगी। ये एक बेसिकली जेनेरिक वीडियो थी जिसमें मैं आप लोगों के व्यूज़ लेना चाहता था कि आप लोग क्या सोचते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने असल में पाकिस्तान में बेसिकली मैंने आपको बताया फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है और नो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस बेसिकली इस तरह होती है, मैंने एक बुक लिखी थी उसमें मैंने बताया था कि लिटिल नॉलेज क्या होता है। लिटिल नॉलेज वही होता है कि जब आप सिर्फ ये समझें कि जितना आपको पता है सिर्फ वही ठीक है और अगर कोई दूसरा बंदा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी दे रहा हो तो आप उसको रद्द कर देते हैं बिकॉज यही लिटिल नॉलेज है कि यू डोंट थिंक कि कोई और बंदा भी आपको से कुछ सिखा सकता है। तो यही हुआ, नो एक्सेप्टेंस फ्रॉम दी अदर एंड। जितने भी लोग वो वीडियोस देख रहे थे उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया मेरे नाम के साथ और उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है ये एंटी DHA है, इसका तो प्लॉट ही नहीं है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है DHA कोयटा में प्लॉट लेने के, शायद ये इसलिए नीचे ला रहा है मार्केट को। और जिस तरह डीलर्स मार्केट में शायद उनके साथ करते आए हैं उन्होंने सोचा कि ये बंदा मेरी वीडियो शायद रेट्स नीचे ला सकती है और इस अटैचमेंट में मुझे खुशी बड़ी हुई कि शायद मेरी वीडियो जो है वो शायद रेट्स नीचे ला सकती है। खैर इतना थोड़ा बहुत बंदे को जब अपने वर्ड पे थोड़ा यकीन हो तो फिर मज़ा आता है। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि पाकिस्तानियों का थॉट प्रोसेस बहुत वीक है, उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत वीक है, उनको ये भी नहीं पता कि कोयटा की पॉपुलेशन क्या है। और आज से 1 साल पहले जैसे मैंने आपको बताया
कि मैंने बहुत ज़्यादा DHA कोयटा के प्रेमिसेस को एक्सप्लोर किया, DHA कोयटा में जाके देखा और DHA कोयटा के बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़े वॉइस ऑफ बलूचिस्तान में, द इकोनॉमिस्ट में, और मुझे पता लगा कि कोयटा इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ पाकिस्तान। नॉट इस्लामाबाद, नॉट लाहौर, कोई भी ऐसी सिटी जो हम समझते हैं कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो उतनी नहीं है जितनी कोयटा है। ये सारी चीज़ें मैंने सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताना शुरू की। खैर बहरहाल कमेंट्स बहुत मज़े के थे, लेकिन वो वीडियो चूँकि मैंने अभी डिलीट कर दिया, मैं कमेंट्स पढ़ नहीं सकता, लेकिन उनका शॉर्ट वर्जन यही था कि भाई ये बंदा जो है ये DHA कोयटा को नीचे लाना चाह रहा है और हम लोगों से फ़ाइलें बिकवाना चाह रहा है और हम चूँकि सेल करेंगे। अच्छा, आप लोग इसमें स्टार्ट ऐसे करते हैं बेसिकली, आप लोग मुझे बताएं अर्ली बर्ड का जो रेट है इस टाइम पे 285 से 290, बहुत अच्छा रेट है, बहुत सुप्रीम रेट है। और इस पे मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसके ऊपर जो टाइटल था वो यही था कि बेस्ट टाइम टू सेल योर फाइल। अब मैंने इसमें ये नहीं कहा कि रॉन्ग टाइम टू बाय अ फाइल, तो बेसिकली थोड़ा सा कम्युनिकेशन शायद गैप है मेरे और आपके बीच में, जिसकी वजह से आपको मेरी इंटेंशन समझ नहीं आती और आपको शायद लगता है कि हर इंसान शायद कोई पैसे के पीछे इतना पागल है कि आप जो फ़ाइल बेचेंगे उसके लिए मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे और मैं वो फ़ाइल ले लूँगा और मैं पता नहीं कितना अमीर हो जाऊँगा। खैर मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि आप लोगों से फ़ाइलें बिकवाई जाएँ, लेकिन आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना इस चैनल का बेसिकली मकसद है, जो चैनल मैंने डेवलप किया है। और यही चैनल मैं सिर्फ DHA कोयटा में काम नहीं करता, मुझे DHA कोयटा की फ़ाइल्स की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। मैं DHA वैली, DHA फ़ेज़ 4, DHA फ़ेज़ 6, DHA बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 पूरे को डील करता हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ और एक वीडियो चढ़ाऊँ स्पेसिफ़िकली जिससे रेट नीचे आएगा, फिर मैं वो फ़ाइल ले लूँगा और फिर मैं वो बेचूँगा। बहरहाल इट इज़ एन एलेबोरेशन फॉर द प्रीवियस वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो का टाइटल बेसिकली है कि DHA कोयटा एज आई थिंक, कि मुझे क्या लगता है DHA कोयटा कैसा है और मेरी एक सोच DHA कोयटा को लेके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जितने भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्योंकि पढ़े लिखा बंदा तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, सबसे पहले ये आर्टिकल जाके पढ़े वॉइस ऑफ बलूचिस्तान। इसका लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ और इसका मैं साथ आर्टिकल चला भी देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कोयटा वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड। कोयटा का जो CPI रेट है वो 2.3 से जंप करके 9.8 हो गया था पिछले साल, जिसका सिंपल वर्ड्स में बेसिकली मतलब ये है कि कोयटा में इन्फ्लेशन का इतना इम्पैक्ट पड़ा जिसकी वजह से जो वहाँ की कॉस्ट है चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, मोर देन इस्लामाबाद और मोर देन लाहौर। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बेसिकली इस्लामाबाद की रियल इस्टेट से या कराची की रियल इस्टेट से या लाहौर की रियल इस्टेट से, तो वो एक जस्टिस नहीं होगा कोयटा की प्रॉपर्टी में, क्योंकि कोयटा की प्रॉपर्टी इटसेल्फ इनकम्पेरेबल है। कोयटा में लैंड का इतना एक्सपेंसिव होना जस्टिफाइड है बेसिकली। खैर ये मेरा पहला पॉइंट है कि कोयटा में जो कॉस्ट ऑफ लैंड की हम पहले दिन से बातें कर रहे हैं, जो कि मैंने ही स्टार्ट की थी कि कोयटा में कैंट में इतने में प्लॉट नहीं मिलता, उतने में नहीं मिलता, वो बेसिकली ट्रू एक स्टोरी है कि कोयटा में वाकई ही रियल इस्टेट की जो प्राइस इतनी ज़्यादा है वो जस्टिफाइड है। फिर DHA कोयटा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होना इसलिए भी समझ आता है क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड फाइल्स हैं। अगर फाइल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जैसे एफिडेविट की है, और कोयटा ने आगे ज़ाहिर बात है कोयटा ने सिर्फ अर्ली बर्ड पे तो ख़त्म नहीं हो जाना, आगे उन्होंने एक्सटेंशंस भी लॉन्च करनी है जैसे बाकी DHS में होता है। तो कोयटा इटसेल्फ एक DHA पूरा हब बनाएगा, तो उसमें आप रेट थोड़ा सा जज नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, और अगर जाएगा भी तो इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद अगला पॉइंट ये है जो मैं आज इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। इसका अगला जो इसमें डाउन फैक्टर है कि ये कोयटा, अब कोई ज़ाहिर बात है कोयटा बेसिकली एक 10 लाख टोटल वहाँ पे मेरे ख्याल में 13 लाख के करीब इस टाइम पे आबादी है, और उसको फीड करने के लिए या उसको सरवाइव या सस्टेन करने के लिए वहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है उसके पास इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। अब अगला आर्टिकल जो आपने पढ़ना है, क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं सारे के सारे, तो अगला आर्टिकल जो आपने पढ़ना है वो है पाकिस्तान एंड गल्फ इकोनॉमिस्ट। इसका आर्टिकल ये जाके आप पढ़ें, ये वाला, इसका आर्टिकल का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बलूचिस्तान ऑन द कार्ड इसका मेन टाइटल है। बड़ा ज़बरदस्त ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि कोयटा में और बलूचिस्तान में बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है। हम बड़े आसानी से कोयटा के साथ एक वर्ड अटैच कर देते हैं जिसका मतलब है CPEC, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि CPEC उतना इम्पैक्टफुल है भी या नहीं। और मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ कि बहुत इम्पैक्टफुल है अगर CPEC डेवलप हो जाता है तो, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम है, थोड़ा सा चीज़ों को डेवलप होने में टाइम लगता है। और कोयटा में जितने भी रेजिडेंट्स, जितने भी इन्वेस्टर्स के वहाँ पे प्लॉट हैं वो टाइम देने को तैयार हैं उसमें, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अभी वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन ना होने का मतलब बेसिकली ये है
कि वो थोड़ा सा लैग करेगा इन टर्म्स ऑफ अदर सफिशेंट थिंग्स जो कि इस्लामाबाद के पास हैं या लाहौर के पास हैं। फिर अगला पॉइंट जो मैंने पिछली वीडियो में पेशावर के डीलर का एक वॉइस नोट आप लोगों को सुनाया था जिस पे आप लोगों ने मुझे डिस्कार्ड कर दिया था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम DHA कोयटा को कंपेयर तो बेसिकली करेंगे। अगर मेरे पास 3 करोड़ रुपया है और आप मुझे, सारे जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं, आप लोग इस टाइम पे अर्ली बर्ड लेंगे कि नहीं? कितने लोग इस टाइम पे फ़र्ज़ करें 290 एज़ एन एवरेज रेट 2 करोड़ 90 लाख रुपए पे अर्ली बर्ड लेने को तैयार हैं? बहुत से लोग बेचने को तैयार नहीं हैं, लेकिन लेने वाले भी बहुत कम हैं। तो एक चीज़ तो आप लोग समझ लें कि पाकिस्तान का जो मेंटली और साइकोलॉजिकली जो एक फ़िगर है मार्केट में, वो डेवलप होता है जो कंपैरिजन से, यानी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी DHA में कितने में मिल जाती है, लाहौर में आपको कितने का प्लॉट मिल जाता है, पेशावर में कितने का मिल जाता है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं DHA मुल्तान को एग्रेसिवली आजकल स्टडी कर रहा हूँ और DHA बहावलपुर इज़ अ फ्लॉप प्रोजेक्ट मेरी नज़र में। लेकिन मुल्तान में ये सारा का सारा जो इस टाइम पे इन्वेस्टर है, ये फ्लश आउट होके जब तक फैसलाबाद नहीं आता ये जाने वाला है। और DHA मुल्तान को बहुत जल्दी एक हाइप और एक इंक्रीज़ ऑफ रेट्स आप लोग देखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अभी DHA कोयटा में लोग पेट भर रहे हैं और उनका भरना भी चाहिए, ज़री बात है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों की मौजूद है और वहाँ पे उनको फ़ायदा मिलना चाहिए हर बंदे को। अच्छा, उसमें हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि कंपैरिजन से ही लोग एक असेस करते हैं कि वाकई 3 करोड़ रुपए में प्लॉट DHA कोयटा में अर्ली बर्ड का समझ आता है कि नहीं। अब वो कंपैरिजन जब एक आम आदमी जिसके पास 3 करोड़ रुपया है, मेरे जैसा बंदा, मेरे पास तो नहीं है, आप लोगों ने बताया, तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास कहीं से आ जाता है, मेरी काम पे नहीं टांगती, मेरे पास कहीं से 3 करोड़ रुपया आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले मेरी नज़र में ज़री बात है DHA कोयटा आएगा। क्योंकि कोयटा के प्रेमिसेस में या बलूचिस्तान में वाहिद एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और बड़े तेज़ी से ये ऊपर गया है, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले मेरी नज़र में DHA कोयटा आएगा। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र में DHA कोयटा आएगा, मैं उसे कंपेयर करूँगा DHA इस्लामाबाद में प्लॉट कितने का मिलता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो प्रोजेक्ट्स जो कि मुझे लगता है डेवलपमेंट वाइज DHA कोयटा से ऊपर हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट DHA फ़ेज़ 4 रावलपिंडी सेक्टर A-B-C। इसकी आप लोकेशन आप लोग तो नहीं जानते, ज़री बात है, आप लोग तो सिर्फ कोयटा को डील करते हैं, आपने तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं पढ़े, मैं तो सिर्फ पढ़ता रहता हूँ। DHA फ़ेज़ 4 रावलपिंडी की लोकेशन DHA कोयटा से बहुत बेहतर है। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको 3 जगह से ऑक्यूपेशन मिलती है, यानी सामने इसके बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 है जो कि टोटली डेवलप्ड है, बैक साइड पे अस्करी 14 है, लेफ़्ट साइड पे इसके गार्डन विलाज है, बैक साइड पे अडयाला रोड गुजरती है, लेफ़्ट साइड से रिंग रोड गुजरती है और इस साइड पे DHA 1 है। यानी ये वो प्रोजेक्ट है जो कि सराउंडेड विद डेवलपमेंट है और DHA कोयटा से इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, नॉट रेट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बेहतर है और इसमें पोजेसन 6 महीने में आने वाली है। कोयटा के अर्ली बर्ड से इसकी डेवलपमेंट बहुत बेहतर है। अब आप पूछेंगे इसमें रेट क्या है? DHA फ़ेज़ 4 सेक्टर A में आपको इस टाइम पे प्लॉट मिल जाता है 2 करोड़ 30-35 लाख रुपए का, सबसे प्राइम लोकेशन का प्लॉट। 2 करोड़ 30-35, 3 करोड़ अर्ली बर्ड। आप खुद डिसाइड करें आप किधर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत से लोग कहेंगे DHA कोयटा, लेकिन साइकोलॉजिकली समझ नहीं आता क्योंकि DHA फ़ेज़ 4 की डेवलपमेंट बेहतर है, लेकिन प्रॉपर्टी डजंट वर्क दिस वे। प्रॉपर्टी में हमेशा अनइमेजिनेबल चीज़ें होती हैं और एक और तरीके से ही, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का रूल है, तो सप्लाई DHA कोयटा की कम होने की वजह से और डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से DHA कोयटा इज़ बेटर दैन DHA फ़ेज़ 4। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट DHA फ़ेज़ 4 इज़ बेटर दैन DHA कोयटा। लेकिन अब मेरे पास 3 करोड़ रुपया है तो मैंने ये दोनों प्रोजेक्ट असेस कर लिए। अब फ़र्ज़ करें अगला प्रोजेक्ट जो मैं समझता हूँ इससे बेहतर है वो DHA पेशावर है। लेकिन DHA पेशावर में भी बेसिकली यही हुआ था कि उसमें इन्वेस्टर्स पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने उसका रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके गए, उसके बाद अभी उसका रेट थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो गया है, थोड़ा बहुत नीचे आया हुआ है। DHA पेशावर इज़ बेटर दैन DHA कोयटा अगर आप इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट पूछते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिर वही बात आ जाती है कि कहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो बगैर कुछ पढ़े देखे, बगैर कुछ सोचे समझे DHA कोयटा। अगला प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है कि DHA कोयटा से बेहतर है वो DHA फ़ेज़ 5 इस्लामाबाद है। एक्सप्रेस वे के ऊपर, यानी डबल रोड जो कि फैसल मस्जिद जाती है, फैसल मस्जिद को आप सब लोग जानते हैं, उसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है DHA फ़ेज़ 5 इस्लामाबाद। मैसिवली इसके रेट्स ऊपर गए हैं, लेकिन वहाँ पे पोजेसन वाला प्लॉट जिस पे आप आज घर बनाएं और बेसिक अमेनिटीज़ से सराउंडेड। अब अमेनिटीज़ का वर्ड मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो कोयटा के पास नहीं है। कोयटा में अभी बहुत कुछ डेवलप होना है, कमर्शियल नहीं है, पार्क नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन
फिर भी आप लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? कोयटा, बिकॉज ऊपर बहुत जल्दी जाता है। अगला प्रोजेक्ट जो DHA कोयटा से बेहतर है वो है DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद। वो भी डेवलपमेंट वाइज उससे बहुत ऊपर है, लेकिन चूँकि DHA कोयटा की हिस्ट्री बहुत अच्छी है और इसने दिनों में लोगों को लखपति से करोड़पति बनाया, तो आप लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा? DHA कोयटा। अब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक बंदा जब कहीं पे भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इसको स्टडी करता है। अगर नहीं भी करता तो वो ज़ाहिर बात है कुछ हिस्ट्री तो थोड़ी बहुत देखता है कि इतने पैसों में कहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। तो मेरा इन प्रोजेक्ट्स को बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये था कि बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं जो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ अमेनिटीज़ बहुत बेहतर हैं DHA कोयटा से। तो अगर आप लोग सिर्फ एक बंदे को सिर्फ इसलिए डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि उसको DHA कोयटा समझ नहीं आ रहा और आपको समझ आ रहा है, तो इट वुड बी अनवाइज और इट वुड बी अनफेयर। क्योंकि बेसिकली आपने एक्सेप्ट करना है किसी बंदे की सोच को अगर वो आपसे एग्री नहीं करता, और वही एक फंडामेंटल सोच है, वही एक प्रोग्रेसिव सोच है। हमारा बेसिकली कानून पाकिस्तान में क्या है कि जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं वो तो हमें समझ आती है, और हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि अगला बंदा वही बातें करे जो हम जिस पे बिलीव करते हैं। अगर हमें लगता है कि DHA कोयटा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो हम सुनना भी यही चाहते हैं हमारे थ्रू या और यूट्यूब चैनल्स के थ्रू कि वो सिर्फ DHA कोयटा की तारीफ़ करें। लेकिन अगर बीच में एक बंदा ऐसा आता है जो कि आपको रियलिस्टिकली, नॉट थिएट्रिकली, रियलिस्टिकली आपको कोई चीज़ें बताता है कि DHA कोयटा में ये कमी है और ये इस प्रोजेक्ट में बेहतर है, तो आप उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो मेरा पॉइंट बेसिकली ये था। अगला पॉइंट जो फिर आजकल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है आप लोगों के मुताबिक कि DHA कोयटा को नीचे लाने की साजिशें हो रही हैं। तो आप लोगों का शायद रियल इस्टेट में इतना तजर्बा नहीं है। मैं 18 साल का था जब से रियल इस्टेट कर रहा हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट प्रोपेगेंडा से नीचे नहीं आता और ना प्रोपेगेंडा से ऊपर जाता है। उसमें मैसिव परचेजिंग होती है या मैसिव सेलिंग होती है, तो वो तभी ऊपर जाता है। आप पूरे दिन मैं इस प्रोजेक्ट पे बातें करता रहूँ, इसकी अच्छाइयाँ आपके सामने बयान करता रहूँ, ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगा जब तक इन बातों की वजह से एक सोच डेवलप नहीं होगी कि हमने इसमें परचेजिंग करनी है। और उस परचेजिंग की वजह से जब तक पैसा एंटर नहीं होगा मार्केट में, जब तक बाइंग नहीं होगी और चीज़ें शॉर्ट नहीं होंगी, तब तक रेट ऊपर नहीं जाता। तो आप लोग अगर एक प्रोपेगेंडा बेसिकली जो आपने सोचा कि चल रहा है, तो उसमें अगर रेट नीचे आया है तो उसका एक ही रीज़न है कि लोगों ने चीज़ें सेल की हैं। और अगर एक बंदे की सोच है कि इतना ज़्यादा रेट्स नीचे आए हैं तो शायद वाकई थोड़ी बहुत सेलिंग मार्केट में हुई हो। फिर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डराती है किसी भी इन्वेस्टर को कि बहुत ज़्यादा जल्दी से जब कोई चीज़ ऊपर जाती है और वो थोड़ी सी नीचे आती है तो वो जो है वो स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली, या मार्केट में हम इसको करेक्शन बोलते हैं, तो करेक्शन के लिए नीचे अगर आती है तो इट इज़ बेटर फॉर DHA कोयटा। ये मार्केट क्रैश आप इसको नहीं कर सकते। बेसिकली अगर ये इसी तरीके से सीधा सीधा 6 करोड़ रुपए पे चला जाए, 6 को 6 करें, वैसे बुर्ज खलीफा में मैं देख रहा था इतने में फ्लैट मिल जाता है। खैर दुबई की रियल एस्टेट तो नहीं है ये, DHA कोयटा के बारे में हम बात करें तो इतनी जल्दी से जब कोई चीज़ ऊपर जाती है और नीचे आती है तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं उससे। लेकिन मेरे ख्याल में दिस करेक्शन इज़ स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है DHA कोयटा के लिए। तो इससे डरने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब बैलेटिंग की डेट्स नीचे करीब आएंगी, जो कि 29 और 30 तारीख जब करीब आएगी, तो मुझे लगता है कि 25 तारीख के बाद या शायद 20 तारीख के बाद DHA कोयटा के रेट्स दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दें। तो आप लोगों के पास बेस्ट टाइम है उस टाइम पे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हमने DHA कोयटा में उस टाइम पे एग्ज़िट नहीं किया, तो आपके पास बेस्ट टाइम है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा जूस इससे ले लिया है DHA कोयटा से, तो आप बैलेटिंग से पहले एग्ज़िट कर जाएँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बंदा बकवास कर रहा है, इसको कुछ नहीं पता, तो आप अपना प्लॉट रखें। मुझे आपके प्लॉट रखने से ना कोई फ़ायदा है, ना आपके कुछ बेचने से फ़ायदा, आप किसी को भी बेच दें। बहरहाल अगला पॉइंट इसी में चलते चलते है अफ़गानी एलिमेंट। अफ़गानी एलिमेंट का मतलब है कि जब अफ़गानी रेफ्यूजीज़ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आए तो वो 2 ही सिटीज़ में उन्होंने स्टेबिलिटी इख्तियार की, या वहाँ पे उन्होंने रहने का या क़याम करने का मंसूबा बनाया। उसमें से एक कोयटा था, सॉरी DHA कोयटा नहीं, एक कोयटा था, दूसरा था पेशावर। पेशावर में चूँकि अमेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें उस तरह से इन्फ्लेशन या प्राइसेस ऑफ समथिंग या कोई भी चीज़ों की कीमतें जो है, इन्फ्लेशन बेसिकली इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी कोयटा में हुई। क्योंकि कोयटा का मतलब ही बेसिकली एक फोर्ट्रेस है। कोयटा एक छोटी सिटी है, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों की कमी है। तो जब उसकी पॉपुलेशन में एक मैसिव इंक्रीज़ आया तो इन चीज़ों की प्राइसेस ऊपर गई, जिसमें इंक्लूडेड है रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट का एक्सपेंसिव होना कोयटा वाली साइड पे बेसिकली ये भी एक अफ़गानी एलिमेंट भी एक उसमें
मैसिव रोल प्ले करता है, क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे उनकी ज़रूरियात बढ़ेंगी और वो घर बनाएंगे तो घर कम हो जाएंगे, जब घर कम हो जाएंगे तो रियल इस्टेट ऊपर जाएगी। तो ये बेसिकली मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं क्या सोचता हूँ DHA कोयटा के बारे में। लेकिन मेरा जो एंड पॉइंट है जहाँ पे मैं ये वीडियो एंड करूँगा वो यही है कि अगर मेरे पास 3 करोड़ रुपया होगा मेरे पास, ये सिर्फ एक आप ये कह लें कि मेरी राय है, सिर्फ मेरे पे इंडिविजुअलिटी है इसमें सिर्फ, कि मैं 3 करोड़ रुपया DHA कोयटा में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसको सेल ज़रूर करूँगा इस प्राइस में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा रेट है टू एग्ज़िट फ्रॉम DHA कोयटा। और अर्ली बर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें एलोकेशन शामिल नहीं है। एलोकेशन को मैं होल्ड करूँगा टिल बैलेटिंग, जो उसकी बैलेटिंग आएगी तब तक। जितने भी इंस्टॉलमेंट वाले लोग हैं जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं, मुझे कॉल्स आती हैं कि आप इंस्टॉलमेंट के बारे में बात नहीं करते, तो इंस्टॉलमेंट का बेसिकली मुझे आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाता, लेकिन एक ग्रेजुअल तरीके से ऊपर जा रहा है, विच इज़ गुड। आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स देते रहें, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है DHA कोयटा। इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट की जो अपने पीक पे है, विच इज़ अर्ली बर्ड, और उस प्रोजेक्ट की जिसने अपने पीक पे जाना है, विच इज़ एलोकेशन। और एलोकेशन को मैं इस टाइम पे होल्ड करना बेहतर समझता हूँ। एफिडेविट का आप लोगों ने जो करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मशवरा ये होगा कि एफिडेविट को इस टाइम पे सेल कर देना चाहिए। एफिडेविट बहुत ज़्यादा शायद मार्केट में दोबारा लॉन्च होने वाले हैं, एलोकेशन फाइल्स भी इसी तरह है, क्योंकि DHA कोयटा मैंने आपको बताया एक्सटेंशंस करेगा, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। ये टोटल राय पर्सनल है, इसमें आप लोग जो करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। कमेंट्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं अब अपनी राय कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। और आप लोगों को अगर ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, जिसमें हम सिर्फ रेट्स नहीं बताते मार्केट के, हम उसमें एक एनालिसिस देते हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टडीज़। ये मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है जिसमें मैंने 2 घंटे बैठ के स्टडीज़ की हैं, और उसके बाद मैंने ये वीडियो का और मैंने जितने आर्टिकल्स आपको बताए उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वो भी दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।